है आपके अपने YouTube चैनल देव जी कैट्रिक्स में। तो चलिए, आवाज आ रही है ना? क्लियर है? तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि जहां बिना कारक के कार्य का, यहां पर देखो कारक नहीं होगा कारण होगा, है ना। जहां बिना कारण के, यहां पर कारण कर लीजिएगा साथियों। तो जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? चलिए, यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है, इसका राइट आंसर देना है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, सी नंबर यहां पर दे रहे हैं, कह रहे विभावना अलंकार होता है। क्या होता है भाई? तो विभावना अलंकार होता है। याद रखिए, हमने आपको कई प्रकार से परिभाषा बताया था, है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है भगीरथ प्रयत्न करना, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? भगीरथ प्रयत्न का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? मतलब होता है असाधारण प्रश्न या साधारण प्रयत्न या असाधारण प्रयत्न। क्या होता है? ऑप्शन यहां पर सी भी रहे, करे कठिन तपस्या करना। तो भाई याद रखिए, भागीरथ जो थे वो तपस्या तो किए थे, लेकिन तपस्या पे आप अगर ले जाओगे तो वो तो इसका अर्थ ही वही हो जाएगा। लेकिन इसका हो जाएगा बी नंबर असाधारण प्रयत्न। मतलब जिस प्रयत्न को बहुत कठिन समय लगा है उसे बोलते हैं असाधारण प्रयत्न, है ना। कोई साधारण प्रयत्न नहीं था, इस कारण बी नंबर लगाइएगा, सी नंबर आपको नहीं लगाना है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से द्विग समास का उदाहरण पूछा गया है। द्विग समास आपका क्या हो जाएगा 3 नंबर में? तो देखो, यहां पर दिया गया है त्रिभुवन, तिरंगा, एक दंत और आपका दशानन। देखते हैं इस क्वेश्चन का कितने लोग सही आंसर देने वाले हैं। तो चलिए, ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, ऑप्शन आ रहा है ए नंबर भी आ रहा है। अब देखिए, थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन है। यहां पर त्रिभुवन है और यहां पर आपका तिरंगा है। भाई एक दंत बोलते हैं गणेश जी को, दशानन बोलते हैं रावण जी को, अर्थात यहां पर कह सकते हैं तो बहुब्री समास हो गया। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा है, तिरंगा में 3 रंग होते हैं और त्रिभुवन मतलब होता है 3 लोग, है ना। तो भाई संख्यावाची तो दोनों है, लेकिन अगर आपको बता दें, अगर आपके पास हम तिरंगा दे देते हैं, अगर आपसे ये बोल दे तिरंगा, तो आपको पता चलेगा तिरंगा मतलब आपके भारत का झंडा है। और किसी भी देश का झंडा उसके सम्मान करना चाहिए, कोई भी देश हो। मतलब ये हुआ, ये विशेष होता है, जो तिरंगा होता है वो विशेष होता है। तो देखा जाए ऑप्शन के अनुसार, तो ये जो तिरंगा है ये आपका क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। ऐसी स्थिति में आपको लगाना है त्रिभुवन। क्या लगाना है? ऐसी स्थिति में आपको लगाना है त्रिभुवन। आपका आंसर जाएगा यहां पर ए नंबर। याद रखिएगा, ए नंबर आपको लगाना है, क्योंकि झंडा किसी भी देश का विशेष हो जाता है। ठीक है ना, तो इस वजह से ए लगाना है। समझ गए होंगे? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है इप्सित का विलोम शब्द आपको बताना है। इप्सित का विलोम पूछा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अनिप्सित हो जाएगा। क्या? अनिप्सित बनेगा। मतलब आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका अनिप्सित। कौन सा? बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, सप्तऋषि में समास पूछा गया है। सप्तऋषि में समास क्या हो जाएगा? चलिए, सप्तऋषि अर्थात यहां पर कह सकते हैं कि 7 ऋषि, है ना, सप्ताऋषि। तो द्विग समास होगा या कर्मधारय होगा? तो देखो, यहां पर आपका आंसर बनेगा कर्मधारय समास, इसमें आएगा। यहां पर आपका बनेगा कर्मधारय समास बनेगा। याद रखिए, सप्ताऋषि में जो समास बनेगा वो कर्मधारय समास बनेगा। कैसे होता है सप्तऋषि में समास? तो देखिए, यहां पर सप्तऋषि बताइए क्या हो सकता है सप्तऋषि में? यहां पर सप्तधन ऋषि मतलब द्विग समास हो सकता है। देखिए, इसको द्विग समास करिएगा, सी नंबर करिए। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है? पूर्व पद संख्या है ना। तो इसके हिसाब से सी नंबर लगाइए। जो आपका कौन है भाई? द्वंद्व समास है कि द्विग समास? अच्छा, द्विग समास है, माफ करिए, यहां पर द्विग समास दिया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? डी नंबर आपका हो जाएगा। क्योंकि अगर हम कर्मधारय समास को ले जाएंगे तो आपका कर्मधारय समास में होता है क्या? विशेष विशेषण होता है ना, विशेष विशेषण। तो जो विशेषण होगा वो क्या होगा? संख्या होगी, और संख्या जो होगी वो तो आपका द्विग समास होगा। तो डी नंबर आपका हो जाएगा। भाई जिन लोगों ने डी नंबर लगाया है उसका आंसर बनेगा डी नंबर, द्विग समास होगा। ठीक है ना। देखो, क्वेश्चन को समझने और समझाने में थोड़ा सा समय तो लग ही जाता, हो सकता है कि डाउट में था, तो इसका आंसर बना है डी नंबर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उल्लास शब्द का सही संविच्छेद क्या हो जाएगा? उल्लास दिया गया है, तो हमने बताया था जब डबल ला होते हैं, जब डबल ला होते हैं तो एक ला का परिवर्तन ता में हो जाता है, अर्थात आपका आंसर बनेगा यहां पर ए नंबर, उत्धन लास। इसका आंसर राइट हो गया है। ये कौन सी संधि है? तो आपकी व्यंजन संधि है। क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। तो ऑप्शन बनेगा यहां पर ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मानस का हंस किसके जीवनी पर आधारित उपन्यास है?
मानस का हंस किसके जीवनी पर आधारित उपन्यास है? यहां पर आपका आंसर, तो देखिए ये जीवनी आपका आ रहा है आपके तुलसीदास हैं। याद रखिए इसका आंसर जो इसका आ रहा है ए नंबर। इसके जो जीवनीकार हैं वो आपके कौन है? आपके तुलसीदास हैं। इनकी कुछ और रचनाएं हैं जैसे आपके रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, ये है तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? अज्ञ का विलोम पूछा गया है तो आपको तुरंत जवाब देना है कि अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ होता है। क्या होता है? विज्ञ होता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना मोहरे का अर्थ इनमें से क्या बनेगा? चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहां पर सी नंबर और ए नंबर। देखिए घड़ों पानी, भाई ए नंबर तो होगा नहीं है ना, ए नंबर तो हो ही नहीं सकता है। घड़ों पानी पड़ना मतलब होता है लज्जित होना। क्या होना? लज्जित होना। तो ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कूप मंडूक होने का अर्थ क्या हो जाएगा? कूप मंडूक, कूप मतलब होता है क्या? कुआं होता है। मंडूक मतलब होता है मेढक, कुएं का मेढक। अर्थात जो कुएं का मेढक होता है उसे सीमित ज्ञान ही होता है, उसको जो अनुभव होता है वो सीमित अनुभव होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? डी नंबर इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है भरत मुनि के अनुसार रसों की जो संख्या है वो आपकी कितनी संख्या है? भरत मुनि के अनुसार रसों की जो संख्या है कितनी है? तो हमने आपको बताया था अगर भरत मुनि के अनुसार पूछे तो रसों की संख्या 8 मानी जाती है। अर्थात ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अब इसमें से कौन सा रस है जो नहीं माना जाता है? तो आपके शांत रस को भरत मुनि ने नहीं माना है। उन्होंने कहा है कि अगर नाटक में अगर शांत रस हो जाए तो नाटक ही किसी काम का। इस कारण से यहां पर आंसर आपका ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए हमने सबसे अच्छा पॉइंट आपको बताया था। यहां पर एक क्वेश्चन दिया क्या है ना, क्या लिखता है? तो लिखना एक क्रिया हो गई और कुछ ना कुछ लिख रहा होगा, अर्थात यहां पर सकर्मक है तो कर्म आपका हो जाएगा यहां पर लिखना। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। मतलब जैसे राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है, लिखना क्रिया हो गई, पत्र क्या हो गया? कर्म। मान लो कुछ समय के लिए अगर पत्र को हम गायब कर दें तब भी कुछ ना कुछ लिख रहा होगा ना, मतलब वहां पर लिखना एक प्रकार से गैपिंग भी है तो भी क्या होगा? ये लिखना एक प्रकार से सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे नहा का क्या होगा? अच्छा, कुछ कह रहे हैं नहा का क्या होगा? क्या नहाता है? चलिए जिन लोगों ने पूछा है नहा का क्या हो जाएगा, है ना, नहाना भी क्रिया है। देखिए कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं हमारी बात को तो हम आपको समझा दें। जैसे हमने बताया राम पुस्तक मान लो नहीं लिखते हैं, राम न लिखता है ना, राम क्या करता है? लिखता है, राम लिखता है। अब क्वेश्चन करिए, अब क्वेश्चन करिए राम से, हमसे नहीं, राम से क्वेश्चन करिए राम क्या करता है? तो आप कहोगे लिखता है, तो ये कहोगे कुछ ना कुछ लिख रहा होगा ना कोई आपका ऐसा भी सकर्मक होगा, अर्थात ऑब्जेक्ट होगा, जैसे पत्र लिख रहा है, कुछ ना कुछ लिख रहा होगा, वो क्या होगा? कर्म होगा। अगर हम क्वेश्चन करें नहा में, क्वेश्चन करिए क्या नहाता है, तो आप लोग क्या जवाब दोगे? क्या नहाता है? आप बताइए क्या नहाता है, आप ही बताइए। तो कहेंगे कुछ आंसर ही नहीं मिल पा रहे हैं। क्या रोता है? कुछ आंसर मिल रहा है क्या? नहीं हो रहा है, मतलब कर्म नहीं मिलेगा। जब कर्म नहीं मिलता तो अकर्मक, और जब यहां पर कर्म मिल जाता है उसे सकर्मक कहते हैं। क्लियर हो गया होगा ये डाउट? आगे बढ़ते हैं। अभी भी डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, देव जी के ट्रिक में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपका डाउट और भी क्लियर होगा। चलिए उपमान और उपमेय का भेद कहलाता है। जब उपमान हो और उपमेय हो और इनके भेद की अगर बात कर दें तो आपको तुरंत जवाब देना है कि यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? भेद दिया गया है, भेद। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपमा तो आपका होगा नहीं, है ना, क्योंकि उपमा के 4 अंग होते हैं। अब यहाँ पर उत्प्रेक्षा भी नहीं है, मतलब आपका भेद के अकॉर्डिंग आपका बनेगा रूपक अलंकार बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। भेद या आरोप कर दिया जाए, भेद या आरोप कर दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित निबंध को निबंधकार के साथ आपको सुमेलित करना है। कुछ इस प्रकार से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए पगडंडियों का जमाना, पगडंडियों का जो जमाना है ये है क्या? तो याद रखिए ये कुबेर नाथ का है। क्या? पगडंडियों का जो है ये कुबेर नाथ का है, इसका ये वाला आएगा। रसात्मक बोध के विधि रूप ये किसका है? तो ये है आपके विद्यानिवास मिश्र का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये गुलाब राय का है। और विवाह योग जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। मतलब ये क्या बन सकता है कि थोड़ा और दूसरा कुछ बनेगा, दूसरा कोई बन सकता है, थोड़ा सा हमको लगता है डाउट हुआ। यहां पर देखिए क्या बनेगा, मतलब यहां पर पगडंडियों का जमाना कुबेर नाथ राय का है ना, और इसके बाद यहां पर जो दिया है रसात्मक बोध ये आचार्य रामचंद्र। देखिए बन गया, मिल गया आपका कौन? 4 और 1, 4 1 और आपका कौन सा ऑप्शन है? 4 1 3 2, ये ऑप्शन है आपका डी नंबर। याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा यहां पर डी नंबर आपका हो जाएगा। इसमें इसका मिलान करना है, याद रखिएगा इसमें मिलान होगा डी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है
जानबूझकर संकट मोल लेना के लिए सही मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? जानबूझकर संकट मोल लेना, और जानबूझकर संकट मोल लेना मतलब क्या होता है? अपना सिर उखली में देना, अपना सिर उखली में देना, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है सूरज का सातवां घोड़ा रचना की विधा बताइए कि सूरज का जो सातवां घोड़ा है ये क्या विधा है, अर्थात यहां पर है क्या? तो सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की ये कृति है, धर्मवीर भारती की, और ये है क्या? तो 16 का ऑप्शन यहां पर बनेगा डी, ये उपन्यास है। क्या है भाई? ये उपन्यास है, ऑप्शन डी हो जाएगा उपन्यास। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि तेल देखो तेल की धार देखो, तेल देखो तेल की धार देखो, इसका अर्थ इनमें से क्या हो सकता है? तो याद रखिए रुख पहचानना, क्या होता है? रुख पहचानना होता है, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर बनेगा, रुख पहचानना। यहां पर डी नंबर नहीं होगा भाई, काम करते समय उसकी पहचान करना नहीं, रुख पहचानना। कभी कभी आप देखते हैं ना, बोल देते हैं कि कुछ भी करो हम जान जाते हैं, मतलब रुख पहचानना, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है गौरव का विलोम शब्द क्या होता है? गौरव का विलोम आपसे पूछा है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग पहली बार जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, है ना। बेल आइकन को दबाएंगे तो क्या होगा? नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि बहुत लोग होते हैं सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन ये वाला बेल आइकन नहीं दबाते हैं, और ये वाला जब तक बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो गौरव का विलोम लाघव होता है, जो कि ऑप्शन आ चुका है, ऑप्शन ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप दिया गया है? राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, लिखवाता मतलब यहां पर प्रेरणा दी जा रही है, तो आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन जिसका बन रहा है डी नंबर बिल्कुल राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा है, कवित्री किस प्रकार से लिखे गए? यहां पर आरओ एग्जाम 2021 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो आपको लगे कि नहीं है बिल्कुल इजी है, जी हाँ इजी एग्जाम पूछे ही जाते हैं, है ना। हिंदी में क्या कठिन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कठिन करेंगे भी तो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो देखो कवित्री की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर कवित्री, इसका ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि केशव कही न काय जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझि मनहि मन रखिए। मतलब यहाँ पर विचित्र आ गया, हमने बताया था कुछ पॉइंट होती है कुछ पहचान होती है। अब आपसे पूछा रस और विचित्र किसमें मिलेगा? विचित्र जो मिलेगा ये मिलेगा आपके अद्भुत रस में, जब कोई चीज आप अद्भुत चीज देख लेते हैं विचित्र लगती है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण व्यंजन की पहचान करिए, यहाँ पर बाइस आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, महाप्राण की अगर बात करते हैं तो भाई किसी भी वर्ग का दूसरा और जो चौथा वर्ग होता है वो महाप्राण होता है, अर्थात ऑप्शन क्या आ जाएगा? यहाँ पर घ नंबर हो जाएगा, जो कि क्या है यहाँ पर चौथा है, जो कि महाप्राण आपका हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि स्पर्श का विलोम शब्द क्या होता है? स्पर्श का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 23 नंबर में और 23 की अगर हम बात करते हैं तो स्पर्श का विलोम स्पर्श का अस्पर्श हो जाएगा, मतलब जो दिख रहा है और जो ना दिखे, मतलब ऑप्शन आपका 23 का हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर अस्पर्श, लेकिन इस प्रकार से लिखा जाएगा। याद रखिए लिखने का तरीका देखिएगा, यहाँ पर अस्पर्श इस प्रकार से लिखेंगे, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द आपका बताइए क्या हो सकता है? जिसके हृदय में आघात हुआ है ना, उसे क्या बोलते हैं? यहां पर देखिए मर्माहत, क्या बोलते हैं? मर्माहत, ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि संचारी भावों की संख्या मानी गई है, संचारी भावों की जो संख्या है वो कितनी है? यहां पर 25 का जवाब दीजिए। तो चलिए, संचारी भावों की संख्या होती 33। याद रखिए जो आपके मन में संचार ला दें, जो कि कुछ समय के लिए आए, है ना, मतलब जो संचारी भाव होते हैं वो आपकी बॉडी में कुछ समय के लिए आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्थायी भाव, तो जो स्थायी भाव होते हैं वो हमेशा होते हैं। जैसे रोने का स्थायी भाव क्या होता है? रोना ही तो होगा। हंसने का स्थायी भाव हंस ही तो होगा कि दूसरा कोई रस आ जाएगा। हंस रहे हैं तो रस एक ही होगा, अर्थात वो स्थायी भाव एक ही होता है। लेकिन संचारी भाव मतलब ये जो स्थायी भाव होते हैं हमेशा एक ही चीज बने रहते हैं, है ना। लेकिन संचारी भाव में जैसे मान लीजिए यहाँ पर दुख आ गया, है ना, यहाँ पर आपके दुख आ गया तो दुख हमेशा नहीं रहता है ना। यहाँ पर रोना अगर आ गया तो रोना हमेशा नहीं रहता है, अर्थात अल्पकाल तक संचरण करते हैं। तो संचारी भाव अल्प समय के लिए होते हैं और स्थायी भाव जीवन पर्यंत होते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको नोट करना है, थ्योरी के अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन, यहां पर दिया है उज्जवल, और उज्जवल किस प्रकार से लिखेंगे? जो जा और जा वा के साथ मिक्स होते हैं, अर्थात यहां पर जो जा होता है वो वा के साथ लगा होता है, वही शुद्ध माना जाएगा। तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट मान लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है ग्रस्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ग्रस्त का विलोम
चलिए, ग्रस्त का विलोम होता है मुक्त होता है, क्या होता है ग्रस्त का? मुक्त होता है। ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी पूछा गया है। अब शुद्ध वर्तनी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर किस प्रकार से क्लेश लिखा जाएगा, अर्थात ये जो सा बनता है वो क्या हो सकता है? तो देखिए, क्लेश की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला सा बनता है और ये वाला सा कहां पर है? इस वाले में है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिसके पेट में माने रस्सी, अर्थात रस्सी को हम बोलते हैं दाम, तो ये बताइए कि जिसके पेट में माने रस्सी अर्थात दाम बांधी हो उसे क्या कहते हैं? चलिए, 29 नंबर में जवाब दीजिएगा। चलिए, काफी लोगों को जवाब आ रहे हैं यहाँ पर डी नंबर। चलिए, यहाँ पर दामोदर बोलते हैं, बिल्कुल सही है। आपको पता है कि झांसी रानी वाली जो आपकी झांसी रानी थी, है ना, तो वो अपने बच्चे को पेट में बांधे थे, उसका नाम भी दामोदर था। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, हमेशा गलती नहीं हो सकती है क्योंकि उन्हीं के उद्देश्य से ये क्वेश्चन बनाया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि विजयदशमी शब्द में संज्ञा बताइए। विजयदशमी ये बताइए कि आप लोग विजयदशमी कितने बार मनाते हैं? आप लोग जो विजयदशमी मनाते हैं वो कितनी बार मनाते हैं साल में? तो कहेंगे कि सर रावण को सिर्फ एक बार मनाते हैं, अर्थात यहाँ पर रावण को एक बार मारते हैं साल में एक बार। अर्थात जब कोई एक बार होती है वो क्या होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? जातिवाचक तो कह नहीं सकते हैं, भाव तो कह नहीं सकते हैं, मतलब जब एक होता है उसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, स्पृहा मतलब होता है चाह, तो जिसे किसी वस्तु की चाह ना हो या स्पृहा ना हो उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? काफी लोग जवाब दिए बी नंबर, निस्पृहा हो जाएगा। क्या? निस्पृहा, जो कि ऑप्शन बी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निष्कपट शब्द का संविच्छेद क्या हो जाएगा? निष्कपट संधि का विच्छेद यहां पर 32 नंबर में। तो देखिए, यहां पर विसर्ग संधि होगी। यहां पर जब तोड़ेंगे जो आपका आधा सा है, ये रूल होता है आपकी विसर्ग संधि में कि जो आधा सा होता है वो आपकी विसर्ग में कन्वर्ट ही होता है। तो आपका आंसर बनेगा ए नंबर, निधन कपट। आपका आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है नमक का दरोगा कहानी के लेखक का नाम बताइएगा। नमक का दरोगा कहानी के लेखक इनमें से कौन हो जाएंगे? चलिए, नमक का दरोगा यहां पर अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर 33 में क्या बनेगा? चलिए, नमक का दरोगा यहां पर आंसर आपका हो जाएगा प्रेमचंद होते हैं भाई, याद रखिएगा। नमक के दरोगा के कहानीकार पूछा गया, कहानी के लेखक के नाम पूछा है तो आंसर क्या होगा? प्रेमचंद। नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, जो कि आपने पढ़ा भी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा गया है। अब आप बताइए कि श्रृंगार किस प्रकार से आप लोग लिखोगे? श्रृंगार किस प्रकार से लिखोगे? तो जब भी श्रृंगार की बात होती तो आप लोगों को ऐसे बनाना है और इसके बाद याद रखिए ये जो डंडा आप लोग लगा देते हैं ना, इसको नहीं लगाना है, याद रखिएगा, इसे नहीं लगाना है यहां पर, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपका पॉइंट ये हुआ कि श्रा इसमें बनेगा और ऐसे बन जाएगा श्रृंगार। तो ऑप्शन सी नंबर यहां पर राइट होगा। डबल जो कॉर्नर निकाल देते वो कॉर्नर नहीं निकाला जाता है, ठीक है ना, तब ये शुद्ध माना जाएगा। सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है नारियल का तत्सम रूप क्या होता है? नारियल का तत्सम क्या हो जाएगा? चलिए, यहां पर देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं बहुत ही स्पीड के साथ। नारिकेल होता है, याद रखिए, नारिकेल। कौन? यहां पर आपका ए नंबर। बहुत स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं वो क्या कर देते हैं कि बहुत जल्दी यहां पर केला कर देते हैं। भाई केला नहीं होता, केल होता है, मतलब बड़ा आ की मात्रा नहीं लगाना है, लगाना है आपको ए नंबर, नारिकेल लगाना है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पढ़ रहा था इसमें कौन सी क्रिया है? कह रहा है पढ़ रहा था में कौन सी क्रिया है यहां पर 36 नंबर में। तो देखिए, कह रहा आपसे पढ़ रहा था सामान्य क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, असामान्य क्रिया या यहां पर संयुक्त क्रिया, क्या हो सकती है इसका आंसर? चलिए देखिए, 37 की अगर हम बात करते हैं, 36 की अगर हम बात करते हैं तो काफी लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर, है ना, लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि ए नंबर आपका हो सकता है ना। तो देखिए, था नहीं है। अच्छा, पढ़ रहा था ये दिया है ना, पढ़ रहा था ये दिया गया है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया उसे कहते हैं। देखिए, काफी लोग जवाब गलत दे रहे हैं। पूर्वकालिक उसे कहते हैं जब एक क्रिया पूरी होती है और इसके बाद दूसरी क्रिया आरंभ हो जाती है ना। तो इसका हो जाएगा ये संयुक्त क्रिया है। अब संयुक्त क्रिया कैसे होगी? यहाँ पर रहा और आपका था, तो याद रखिए पढ़ रहा था ये आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर संयुक्त क्रिया, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। 36 का आंसर बनेगा पढ़ रहा था। इसमें संयुक्त क्रिया है, मतलब जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है अर्थात निर्मित होती है उसे संयुक्त कहते हैं, ठीक है। जैसा वह खाने लगा, वह पेड़ से कूद पड़ा, है ना, तो यहाँ पर दो चीजें आपकी होती है, तब ऐसे ऑप्शन में आपको ए लगाना है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आंशिक शब्द में प्रत्यय बताना है। देखिए, सरल क्वेश्चन की ओर आपका मन ज्यादा जा रहा है, मतलब अगला क्वेश्चन सरल
क्लियर है तो उसका कमेंट कर रहे हो, लेकिन जो पहला क्वेश्चन को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं उस पर आप लोग समझने का प्रयास नहीं कर रहे थे और गलतियां करके आगे निकल भी गए थे। तो जब कोई चीज समझाएं तो उसको समझा करें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हम नहीं समझाते हैं। जो हम जानते हैं कि आपको आता है उसको समझाने कोई औचित्य नहीं होता है, उसका सिर्फ रिवीजन होता है, ठीक है ना। चलिए बताइए, यहां पर क्वेश्चन दिया है आंशिक, तो आंशिक इक इक 3 बार बोलोगे, जब 3 बार बोलोगे तो आंसर क्या निकलेगा, इक निकलेगा ना, जो कि ऑप्शन कहां है, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है एकल शब्द का तद्भव शब्द क्या होता है, एकल का तद्भव। तो भाई तद्भव की अगर हम बात करें तो आपका 38 नंबर में 38 का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, है ना, बिल्कुल सही बात है। कुछ लोगों ने जवाब दिया भी है, तो अकेला दिया गया है, कुछ लोग जवाब सी नंबर दे रहे हैं, तो एकल का शब्द होता है अकेला, मतलब ऑप्शन जाएगा यहां पर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यहां पर 39 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सर्वनाम होता है, उसे बोलते हैं सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम लोग सर्वनाम कहते हैं, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन वर्डिक छंद है। वर्डिक छंद किसे कहते हैं, वर्डिक छंद किसे कहते हैं, जिनमें वर्णों की गिनती होती है, मात्राओं की गिनती नहीं होती है। तो 40 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी नंबर। कुछ लोग दोहा दे रहे हैं, मतलब झोंके चले जा रहे हैं, अपने मन से झोंके जा रहे हैं। वर्णिक मतलब होता है वर्णों की गिनती, लेकिन मात्राओं का मतलब होता है मात्रा। तो भाई दोहा में होते हैं मात्राएं गिनी जाती है ना, कि 11 पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, चौपाई में 16 होती हैं, रोला इससे मिलकर बनता है, तो क्या बनेगा, मतलब आपका बनेगा सी नंबर सवैया, अर्थात जो वर्णों की गिनती होती है सवैया में होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सोचा करे, इतनी दिनों से जुड़े हो और गलतियां कर रहे हो तो थोड़ा दिक्कत हमको भी होती है ना, कि इतने स्टूडेंट हो आप, पुराने स्टूडेंट हो और गलतियां कर रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हो जाएगा देवकी नंदन खत्री। क्या, देवकी नंदन खत्री, तो आपका आंसर क्या बनेगा, यहां पर आंसर बनेगा सी नंबर, राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है हल्दी का पूछा है तत्सम, तो देखो आपका हल्दी का तत्सम क्या बनेगा, हल्दी का तत्सम क्या बनेगा। चलिए 42 को ऑप्शन आ रहा है यहां पर सी नंबर, सबका सी आ रहा है हरिद्रा। चलिए भाई हरिद्रा लगा देते हैं, यहां पर आपके अकॉर्डिंग मारेंगे, बिल्कुल सही आंसर जा रहा है क्योंकि ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद की पहचान करिए साथियों, मात्रिक छंद बताना है। अब बताइए मात्रा, जिसमें मात्रा लगाई जाती है, अब ये बताइए मात्रा किसमें होगा, यहां पर दोहा में भी होती है, चौपाई में भी होती है, रोला में भी होती है, मात्राओं की गिनती करते हैं, मतलब ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है अय राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अय राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कारक पूछा गया है ना, तो अब बताइए क्या हो सकता है। यहाँ पर देखो ये पॉइंट की ओर ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट को कहते हैं हम लोग संबोधन कारक, क्या बोलते हैं, संबोधन कारक, तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है नील गाय में कौन सा समास है, नील गाय में समास पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और पसंद अगर आ रहा है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी टीचिंग अच्छी लगती है, ठीक है, और आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर नील गाय, अर्थात यहाँ पर कहेंगे नील गाय को तोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, नीली है जो गाय, है ना, क्या नीली है जो गाय, ये कह सकते हैं। मतलब यहाँ पर नीली शब्द आपका हो गया विशेषण और गाय हो गया विशेष, अर्थात यहाँ पर विशेष विशेषण का भाव निकल के आ रहा है, और ऐसा समास जिसमें विशेष विशेषण का भाव होता है उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्ति में अलंकार पूछा गया है। अब आप बताइए कि क्या आंसर आपका हो सकता है 46 नंबर में। तो चलिए यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखिए आपका आंसर यहां पर हो जाएगा 46 का, यहां पर आंसर बनेगा सी नंबर, ये सी नंबर बनेगा ए नंबर, हाँ देखिए ए नंबर बनेगा रूपक अलंकार। या देखिए मुख रूपी चांद पर राव भी धोखा खाया गया, मुख रूपी चांद यहां पर दिया गया है, ठीक है, तो यहां पर रूपक अलंकार जिन लोगों ने जवाब दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा रूपक, ठीक है। यहां पर अगला क्वेश्चन है नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार दिया गया है 47 में, तो इसमें क्या हो सकता है, तो नवल सुंदर श्याम शरीर, अगर आपने रट्टा मारा है तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि अलंकार बहुत होते हैं। यहाँ पर है उल्लेख अलंकार, क्या है यहाँ पर, उल्लेख अलंकार है, उल्लेख अलंकार, तो नोट कर लीजिएगा उल्लेख अलंकार। जिन लोगों ने अलंकार का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग थ्योरी वाली क्लास देख लीजिएगा, पूरे अलंकार आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।
क्लियर हो गया है। याद रखिएगा, यहां पर अगर आपसे पूछे कि नवल सुंदर श्याम शरीर में, तो आपका उल्लेख होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दोहा छंद का विपरीत होता है। दोहा छंद का विपरीत पूछा गया है, तो दोहे का उल्टा क्या है? दोहे का उल्टा होता है यहां पर आपका सोरठा। कहां पर है? आंसर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, देखो क्वेश्चन अगला पॉइंट आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका विशेष है? विशेष जिसकी विशेषता यहां पर बताई जा रही हो। अब आप बताइए कि यहां पर कौन सा शब्द है जो विशेष के रूप में आपका पहचाना जा सकता है 49 नंबर में। तो चलिए, आसीन, अग्नि, मधुर और आपका कर्मठ, तो यहां पर कौन बनेगा? यहां पर बनेगा ऑप्शन बी अग्नि। अग्नि जो आपका है ये विशेष है, मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही बोली ही जाती है, लेकिन अगर इसे हम बोलें विशेषण क्या होगा? विशेषण होता है आग्नेय। क्या होता है? आग्नेय होता है, आग्नेय बन जाता है इसका जो विशेषण करते हैं, अर्थात उसका परिवर्तन करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखिए, ये क्वेश्चन कठिन स्तर में माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोग विशेषण पढ़ते हो नहीं हो, कभी रिवीजन ही नहीं करते हो, तो गलतियां स्वाभाविक है, होंगी ही होंगी, है ना भाई। रिवीजन नहीं करोगे तो गलतियां सबसे होती हैं। यहां पर दिया त्यागपत्र उपन्यास के लेखक पूछा गया है, और त्यागपत्र उपन्यास के लेखक की अगर हम बात कर दें तो आपका जवाब हो जाएगा जैनेन्द्र है। कौन है भाई? ए नंबर आपका बनेगा जैनेन्द्र, ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पइयों का राजा कहा गया है? ये क्वेश्चन हमने आपको पूछा था कि किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पइयों का राजा कहा गया है। यहां पर जवाब दीजिए 31 नंबर में। और 31 की अगर हम बात कर दें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 331 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहां पर बी नंबर, ये शिव सिंह सरोज हैं, इसका ऑप्शन बनेगा यहां पर क्या बनेगा? बी नंबर, शिव सिंह सरोज जिसने जवाब दिया था, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? यहां पर बताइए, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है 32 नंबर में। तो देखिए 32 की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका उक्ति व्यक्ति प्रकरण। क्या होता है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये व्याकरण ग्रंथ के रूप में आपका मिलता है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पहली बार पढ़ रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए, नोट्स भी बनाते रहिएगा। महापंडित राहुल सक्रात्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? तो ये बताइए कि आपके राहुल सक्रात्यायन के अनुसार हिंदी का कवि किसे कहा जाता है? पहला कवि किसे कहते हैं? यहां पर आंसर, चलिए जवाब आ रहा है यहां पर 33 का आंसर बनेगा ए। ये सरहपाद को कहा जाता है। किसे? तो सरहपाद को या सरहपाद दोनों में कह सकते हैं, वही चीज है, तो आंसर बनेगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर के लेखक आपके कौन है? तो प्रेम कौन करता है? प्रेम कौन करता है? जो लल्लू होता है, हमने बहुत बार आपको बताया ताकि याद भी रहे, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो प्रेम वही करता है जो लल्लू होता है, इसलिए प्रेम करना छोड़ दीजिए, है ना। और भाई आप लोग भारत माता से, अपने माता पिता से प्रेम करना मत छोड़ दीजिएगा, है ना, क्योंकि वही आपके तारनहार हैं। ठीक है ना, याद रखिए, वो प्यार जो होता है वो वाला छोड़ दीजिएगा। तो प्रेम हो जाएगा लल्लू लाल, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि बेसिल बयाना सब जन मिठा किसका कथन है? देखिए कथन है जिसको पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है देसिल बयाना सब जन मिठा, ये कथन है आपकी किसका? ये कथन है, नोट करिए, विद्यापति का है, जिनको हम लोग कोकिल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि कोकिल के नाम से किसे जानते हैं, तो विद्यापति को जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य की अगर बात करते हैं तो आपको जवाब तुरंत देना है, क्योंकि बहुत बार हमने आपको पढ़ाया है। तो यहां पर आंसर 36 का आंसर बनेगा, यहां पर बी नंबर, पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम कवि इनमें से कौन थे? यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए, अपभ्रंश के अगर प्रथम कवि की बात करें तो आपका आंसर आ रहा है यहां पर ए नंबर, आपके स्वयंभू को कहा जाता है, अर्थात स्वयंभू है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, आदिकाल में किस कवि ने अवाहट भाषा में रचना की थी? ये बताइएगा कि आदिकाल में किस कवि ने अवाहट भाषा में रचना की थी? तो 38 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा? 38 का ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो आपके अब्दुल रहमान है। कौन? अब्दुल रहमान, इसका ऑप्शन बनेगा डी नंबर, बनेगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन हैं? जिन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली में काव्य का सृजन किया था, इनमें से कौन है? यहां पर जवाब दीजिएगा। तो ये है आपके ए नंबर, अमीर खुसरो हैं, जिन्होंने खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन किया था। अगला है, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ इनमें से क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा, ये है आपका वर्ण रत्नाकर।
वर्ण रत्नाकर, ये मैथिली का प्राचीनतम क्या है, उपलब्ध ग्रंथ है मैथिली भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है। आईएमपी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि अपभ्रंश का जो मुख्य छंद होता है वो कौन सा होता है, अपभ्रंश का मुख्य छंद इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए यहां पर 41 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ये है आपका दोहा होता है। अपभ्रंश का जो मुख्य छंद होता है वो होता है आपका दोहा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कीर्तिलता किस भाषा की रचना है। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है, यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर इनमें से क्या बन सकता है। चलिए तो देखिए कीर्तिलता किस भाषा की है, यहां पर 42 का ऑप्शन बनेगा सी, अपभ्रंश है। याद रखिए कीर्तिलता की जो भाषा है वो कैसी है, आपकी अपभ्रंश है, ऑप्शन सी हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण ग्रंथ है यहां पर 43 नंबर में, तो आपका 43 से क्या हो जाएगा, तो यहां पर अभी अभी हमने बताया था, इसी वीडियो में बताया था कि व्याकरण रचना ग्रंथ है आपका उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण मतलब अगर आप लोग दोबारा क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो हम कह सकते हैं कि आप लोगों को वो आंसर आसानी से पता चल जाएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है कि किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है, यहां पर आंसर को लॉक करिए, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए भाई यहां पर आंसर आ रहा है 44 नंबर में, 44 का आंसर हो जाएगा सी, ये है आपके विद्यापति। विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहे अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे, यहां पर आंसर दीजिए, आपका सही आंसर यहां पर क्या बनेगा। अमीर खुसरो की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर यहां पर 45 का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, टेक केयर। चलिए।